तो वहीं पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा स्थगित हो गया है। ऐसे में खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री का केदारनाथ दौरा स्थगित किया गया। आपको बता दें कि केदारपुरी का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शुमार है। वो खुद भी केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। केदारनाथ में प्रथम चरण के कार्य लगभग पूर्ण होने को हैं, जबकि अब द्वितीय चरण के कार्य प्रारंभ होने हैं। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने खुद 4 बार इन कार्यों की समीक्षा की है। वो केदारनाथ में चल रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए वहां जाना चाहते थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते ये दौरा स्थगित करना पड़ा। सीएम धामी का केदारनाथ दौरा पहले भी रद्द किया जा चुका है और अब फिर से खराब मौसम के चलते उनका ये दौरा रद्द करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो खुद भी 4 बार वहां पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा ले चुके हैं और ऐसे में अगर केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों की बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में ही एक है और ऐसे में वो जिस तरीके से खुद भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं और अब सीएम धामी इसको लेकर के सतर्क हैं। वो भी 4 बार जायजा ले चुके हैं वहां पर किस तरीके से कार्य चल रहे हैं। केदारपुरी का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है। ये हम केदारनाथ दौरा नहीं, देखिए केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य है बहुत तेजी से चल रहा है। उसकी लगभग 4 बार मैं स्वयं समीक्षा कर चुका हूँ जब से मैंने ये दायित्व संभाला है और मैं स्वयं भौतिक रूप से भी वहाँ पर जाकर इसको देखना चाहता था, लेकिन वहाँ पर अभी मौसम के कारण से संभव नहीं हो पा रहा है। आज भी मैं गया था केदारनाथ के पास पहुंचकर, वहाँ से हम वापस आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ केदारनाथ का काम तो हम कर ही रहे हैं, उसका जल्दी चूँकि लोकार्पण और शिलान्यास के कुछ कार्यक्रम होने हैं वो हम फाइनल कर रहे हैं, अंतिम स्टेज पर हैं। और इसके साथ साथ हम बद्रीनाथ का भी मास्टर प्लान बना रहे हैं, वो भी हमारा तैयार हो गया है। वहाँ पर भी जल्दी से बद्रीनाथ का मास्टर प्लान लाने के बाद हमने वहाँ के लिए एक डेडिकेटेड PWD का डिवीजन वहाँ के लिए बना दिया है, वो भी काम करने लगा है, जिससे बहुत तेजी आएगी। नहीं, देखिए तो वहीं उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड पर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि 2022 में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो देवस्थानम बोर्ड को समाप्त कर देगी। तो वहीं नियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि ये एक्ट की जरूरत नहीं थी। मंदिर समिति यात्रा को सुचारू रूप से चला रही थी, सारे काम व्यवस्थित ढंग से हो रहे थे, सरकार की नियत 4 धाम यात्रा के पैसों पर थी। तो वहीं बीजेपी सरकार का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड किसी भी समाज तीर्थ पुरोहित का अहित नहीं करेगी। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूरी तरीके से सजग है। देखिए, देवस्थानम बोर्ड को लेकर हमने सभी से बात करने के बाद और उसमें जितने भी लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने जिनके बात आई थी कि चाहे वो हमारे वहाँ पर रहने वाले हक हकूकधारी हों, पंडे रावल, उससे प्रभावित होने वाले लोग, हमने कहा है कि हम एक हाई पावर कमेटी हम उसके लिए बना रहे हैं और हाई पावर कमेटी सबकी बात सुनेगी, जिनको जो आपत्तियां हैं उनका निस्तारण करेगी और उसके बाद ही जो है बोर्ड का काम आगे चलेगा। तो वहीं दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर चेयर की स्थापना की गई है। इसके जरिए बाबा साहेब के सिद्धांतों, आदर्शों और जीवन दर्शन पर शोध कार्य संचालित किए जाएंगे, जिससे राज्य के अनुसूचित जातियों, महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों के साथ ही समाज के अन्य वंचित वर्गों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण को संभव किया जा सकेगा। तो वही पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों के साथ ही समाज के अन्य वंचित वर्गों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण को संभव किया जा सकेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से वंचित वर्गों को काफी लाभ मिलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो केंद्र सरकार के जो हमारे मंत्री हैं और थावरचंद गहलोत जी के समय में इसकी शुरुआत हुई, उन्होंने ही इसको एक उसके रूप में लिया कि यहाँ पर चेयर स्थापना करनी है। निश्चित रूप से ऐसे हमारे छात्र छात्राएं जो आज समाज जीवन के हर क्षेत्र में
आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, अनुसंधान में भाग लेना चाहते हैं, अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में जाने के लिए ये चेयर और इसके द्वारा जो भी संसाधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का 90 दिन भी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार जारी रहा। ये बता दें कि लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी के चलते नगर क्षेत्र कूड़े के ढेर में तब्दील होने लगा है और बीमारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। नगर प्रशासन में बैठे उच्च पदों के अधिकारियों को काशीपुर में कोरोना के समय फैलने वाले इस नई बीमारी की आशंका शायद ना हो। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर अपने पैर पसारने को तैयार है तो दूसरी तरफ कूड़े के ढेर में तब्दील काशीपुर की गलियां नई बीमारियों को जन्म देने के लिए कवायद कर रही हैं। कूड़े के ढेर में तब्दील होता नगर क्षेत्र काशीपुर 90 दिन भी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करता रहा। प्रदेश की जनता है तो साथियों तो वहीं लालकुआं क्षेत्र में स्थापित सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में शुमार सेंचुरी पेपर मिल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से क्षेत्रवासी प्रभावित हैं। मिल के प्रदूषण से लोग अकाल मृत्यु की मौत मर रहे हैं। तो वहीं पूर्व में मिल के प्रदूषण पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शनकारियों की जिला अधिकारी से लेकर ना जाने कितने बड़े अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, लेकिन नतीजों को लेकर लोगों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषण से लोग बुरी तरीके से प्रभावित हैं और ऐसे में प्रदूषण से लोग अकाल मृत्यु मर रहे हैं, जिसे देखते हुए अब लोग प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। प्रदूषण पर कार्रवाई को लेकर के अब प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारियों की अधिकारियों से कई बार वार्ता हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है, जिसके चलते अब उन्हें प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। तो वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाह नजर आ रहे कुछ मंत्री, ऐसे में आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्य ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई है। महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम में पहुंची मंत्री ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी खुद बिना मास्क लगाए हुए वहां पर शामिल हो गई। सवाल पूछे जाने पर कहा मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है। मंत्री रेखा आर्य ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई है। जिस तरीके से वो किट वितरण कार्यक्रम में पहुंची थी और उन्होंने खुद भी मास्क नहीं लगाया था, ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि मेरा वैक्सीनेशन हो गया है। वैक्सीनेशन का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी सफाई दी। जिस तरीके से भारी भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को लेकर के कुछ लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, उनमें मंत्री रेखा आर्य भी शामिल थी। जिस तरीके से इतनी भारी भीड़ के बीच वो पहुंची और उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेसी विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। विधायक ने हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने इन 5 सालों में मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया और न ही बीजेपी सरकार रोजगार दे पाई है। इसके साथ ही बीजेपी ये सब जानते हुए भी सब ठीक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। ऐसे में उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से देख रही है और 2022 में कांग्रेस जनता की बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेसी विधायक का बीजेपी सरकार पर हमला, और ऐसे में जिस तरीके से हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में सिर्फ मुख्यमंत्री बदले हैं और कोई काम नहीं किया है, यहाँ तक कि रोजगार भी नहीं दे पाई है, उसको लेकर के ये तंज कसा गया है। तो वहीं कोटद्वार में परिवहन विभाग ने टैक्स जमा न करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। विभाग ने टैक्स जमा न करने वाले 18 वाहनों को सीज किया है। तो वहीं एआरटीओ और आरएस कटारिया ने बताया कि शासन के निर्देश पर भी टैक्स का भुगतान न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभियान के पहले दिन 12 वाहनों को सीज किया गया है। इसके साथ ही बड़े वाहनों की भी सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही टैक्स बकाया वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने वाहन स्वामियों से तत्काल अपने वाहन का टैक्स जमा करने की अपील की है। तो अब खबर मसूरी से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय में निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। मंत्री का कहना है कि सरकार ने
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए 25% बेड आरक्षित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में कैबिनेट मंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के पूरी तरीके से सजग है। तो अब खबर रुद्रपुर से, जहां एक घर में नशीली दवाइयां छुपी होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने सूचना पर एक घर और दुकान पर छापा मारा। प्रशासन की टीम ने लगभग 3 घंटे तक ताला खोलने का इंतजार किया। 3 घंटे बाद किराएदार ने मकान का दरवाजा खोला। पुलिस ने तलाशी लेते हुए घर से कुछ बैग बरामद किए, तो वहीं पुलिस ने बैग में नशीले पदार्थ होने की बात कही। पुलिस ने मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया है और पकड़ी गई दवाइयों को जांच के लिए भेज दिया है। तो अब रुक करते हैं हरिद्वार का, जहां पर सिडकुल थाना क्षेत्र में गला रेत कर की गई महिला की हत्या का खुलासा हो गया है। जानकारी में बीती 24 जुलाई को महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए अभियुक्त राजेश को एसओजी और पुलिस ने लखीमपुर खीरी से 29 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि अपनी पत्नी पर किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध होने के शक में उसने ये हत्या की। हत्याकांड का खुलासा करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।